बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कि फ़ौजदारी मुकदमात के मराइल क्या होते हैं, इसके क्रिमिनल केस के जो स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फ़ौजदारी केस का आगाज़ कहाँ से होता है, ये तमाम तर बातें डिटेल से आपको समझाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि अमासला टीवी चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। बात कर रहे थे कि फ़ौजदारी मुकदमा जो है उसके क्या मराहल होते हैं और कहाँ से उसका स्टार्ट होता है। बेसिकली जो जुर्म है उस जब वो वक़ू पज़ीर होता है तो वो फ़ौजदारी मुकदमे का आगाज़ होता है। उसके बाद जुर्म की इतला देना पुलिस को या मुतलका इन्फोर्समेंट लॉ एजेंसीज़ को, उसके बाद दरख्वास्त बराए इंदराज मुकदमा एफ़आईआर का इंदराज ना हो तो इलाका मजिस्ट्रेट को आप इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में आप प्राइवेट कंप्लेंट इस्तग़ासा भी कर सकते हैं। अब जो वक़ूआ होता है वो किसी नौयत का भी हो सकता है। इक़दाम कत्ल हो सकता है, कत्ल हो सकता है, बंदे को ज़ख्मी किया जा सकता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, मार कुटाई होती है, लेन देन का इशू हो जाता है, चेक डिसऑनर होता है। तो ये तमाम तर जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, ये वो सब जो इश्यूज़ हैं वो इस ट्रायल प्रोसेस में फ़ॉल करते हैं। सबसे पहले जुर्म का इर्तिकाब, जुर्म का वक़ू होना, उसके बाद जुर्म की इतला देना पुलिस को या किसी भी मुतलका एजेंसी को, उसके बाद दरख्वास्त बराए इंदराज मुकदमा एफ़आईआर, फिर एफ़आईआर के इंदराज अगर नहीं होता तो इलाका मजिस्ट्रेट जो हैं उनकी अदालत में प्राइवेट कंप्लेंट यानी कि इस्तग़ासा कर देंगे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, तहकीक करेगी, उसके बाद शवाहिद इकट्ठे करेगी, फिर उसके बाद सबूत जमा करेगी, वजह अनाद मालूम करेगी कि किस वजह पे, किस नौयत पे ये जुर्म हुआ। गवाहान से पूछा जाएगा, मौका नक्शा बनाया जाएगा और पुलिस की ये कानूनन ड्यूटी होती है कि पुलिस 14 दिन के अंदर अंदर चालान मुतलका अदालत में जमा कराती है। बाज़ औक़ात किसी मजबूरी के तहत, किसी स्पेशल ड्यूटी के तहत जो इंक्वायरी अफसर होता है, ड्यूटी अफसर होता है या उस मुकदमे का पैरवी अफसर होता है, वो 2, 3, 4 दिन लेट भी कर देता है, लेकिन कानूनन उसको 14 दिन के अंदर अंदर चालान जमा कराना होता है। अच्छा, अब बाज़ औक़ात जब इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें पुलिस फाइंड आउट करती है कि जी ये बंदा मुल्ज़िम नहीं है, तो उसको चालान के खाना नंबर 2 में पुलिस रख के बेगुनाह साबित कर देती है। उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब की जो है मर्ज़ी है वो पुलिस से एग्री करें या डिसएग्री करें। अब मुल्ज़िम को पुलिस बेगुनाह लिख सकती है, तो अगर मुद्दाई उसकी बेगुनाही लिखने पर राज़ी नहीं है तो वो फिर उसके अगेंस्ट जा सकता है। पुलिस की कोशिश होती है कि मुल्ज़िम को गिरफ़्तार कर लें। अब मुल्ज़िम को पता चल जाए कि मेरे ख़िलाफ़ एफ़आईआर हो गई है और वो गिरफ़्तारी ना देना चाहता हो, अपने सफाई बयान करना चाहता हो, तो वो प्री अरेस्ट बेल करा लेता है। गिरफ़्तारी से पहले अबूरी ज़मानत करा के उसके बाद कोर्ट से रोब कार हासिल करके शामिल तफ्तीश हो सकता है। तो जब तक अबूरी ज़मानत चलती रहती है उसको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। फिर फ़ाइनल बहस होती है, अगर अबूरी ज़मानत एक्सेप्ट हो जाती है तो वो फिर ट्रायल की तरफ चला जाता है, अगर रिजेक्ट होती है तो वो जेल चला जाता है। उसके बाद फिर आफ्टर अरेस्ट बेल का बाद अज गिरफ़्तारी जो है ज़मानत वो कराई जाती है। अब यहाँ पे एक ये भी बात सामने आती है कि मुल्ज़िम अगर भाग जाए और हाज़िर ना हो तो पुलिस जो है मुतलका अदालत में उसके ख़िलाफ़ वारंट गिरफ़्तारी की इस्तदा करती है और वो अदालत ऑर्डर कर देती है।
और उसके बाद भी अगर वो गिरफ़्तार नहीं होता तो फिर पुलिस अदालत को बता देती है और वो इख्तियारी मुल्ज़िम हो जाता है। इख्तियारी मुल्ज़िम का जो है उसकी फिर कोई जायदाद ढूंढी जाती है और वो अलेज्ड की जाती है। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि अगर मुल्ज़िम हाज़िर हो जाता है और फिर ट्रायल शुरू हो जाता है, मुकदमे की समाअत की कार्रवाई शुरू हो जाती है, तो सबसे पहले अदालत चार्ज फ्रेम करती है, मुल्ज़िम को हाज़िर करके उससे सवाल करती है कि क्या आपने ये जुर्म किए है। अगर वो अपने ख़िलाफ़ लगा हुआ इल्ज़ाम तस्लीम कर ले, कन्फेशन कर ले, तो अदालत उधर ही फ़ैसला कर देती है। अगर वो कहे कि जी मैंने ये नहीं किया और मैं अपने डिफेंस में जाना चाहता हूँ, तो फिर ट्रायल प्रॉपर शुरू हो जाता है। फिर जो मुद्दई मुकदमा होता है वो अपनी गवाही देता है, शहादत कराता है, उसके बाद उसके गवाहान पेश किए जाते हैं, वो अपनी शहादत कराते हैं। फिर मुल्ज़िम के जो वकील साहब हैं वो जरा करते हैं। जरा में फिर क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में ये होता है कि अक्सर वक़ूए के मुतालिक सवाल व जवाब होते हैं, फिर झूठ और सच का जो है ना पता चल जाता है। जरा के बाद मुल्ज़िम को भी मौका सफ़ाई दिया जाता है कि आपने अपने ख़िलाफ़ जो बयान, जो आपके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है उसके बारे में आपने जो है जो सफाई देनी है वो दे सकते हैं। तो अमूमन वो वकील साहब ही उन सवालों के जवाब दे देते हैं और मुल्ज़िम भी अपनी सफाई में शहादत दे सकता है। लेकिन 90% मुल्ज़मान जो हैं वो अपने ख़िलाफ़ शहादत नहीं देते, क्योंकि वो ऑलरेडी कानूनन फेवरेट चाइल्ड होते हैं और उनको पहले से रिलीफ़ देने का एक कानून है और अदालती सोच भी होती है। लेकिन बहुत ही कम मौक़ों पे मुकदमात में ऐसा होता है कि जिसके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम होता है या मुकदमा दर्ज होता है वो उस वक्त उस वक़ूए में ख़ुद वहाँ मौजूद ही नहीं होता, झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो वो फिर अपनी सफाई में अपनी मौजूदगी जहाँ जिस शहर में जिस टाइम पे वो होता है वो पेश करता है। ये बड़ा रेयर है। उसके बाद जो है दोनों वकला साहबान अपनी अपनी बारी पे बड़ी तफसीली तौर पे बहस करते हैं। बहस करने के बाद जो है जज साहब फ़ैसला सुनाते हैं। फ़ैसला जिस पार्टी के हक़ में आता है वो तो मुतमैन हो जाता है और जिसके ख़िलाफ़ आता है वो फिर अपीलेट कोर्ट में चले जाते हैं। वहाँ से अगर उनको रिलीफ़ नहीं मिलता फिर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के आगे फिर सदर पाकिस्तान के पास हक़ हासिल है, सदर पाकिस्तान को कानूनी और आइनी तौर पे कि वो भी सज़ा जज़ा को माफ़ कर सकते हैं। अगर सदर पाकिस्तान से भी रिलीफ़ नहीं मिलता तो फिर जो सज़ा होती है उस पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, एग्जीक्यूशन की हो जाती है। ये तमाम तर मराहल हैं जो एक फ़ौजदारी मुकदमे के स्टार्ट टू एंड है। ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि एक आम आदमी को भी इतना इल्म होना ज़रूरी है कि वो कोर्ट कचहरी में खुदा न खास्ता कभी उसको ज़रूरत पड़ जाए और वो वहाँ किसी फ़ौजदारी मुकदमे में फंस भी जाए तो उसको तमाम तर स्टेजेस, तमाम तर मराहल, तमाम तर स्टेप्स का इल्म होना चाहिए। और दूसरा जो स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था उनके लिए भी ये गाइड वीडियो है कि वो भी स्टार्ट टू एंड जो है ये वीडियो देखेंगे और सुनेंगे तो उनको भी ये क्रिमिनल ट्रायल प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। शुक्रिया।